एवरीवन, वेलकम टू एस्क स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ और बांध। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियों का जो है समूह है। मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियों का समूह जो है हरियाणा में है। प्रथम वे हैं जो राज्य की सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं या कभी रही थी पहले। या दूसरी वे हैं जो छोटी नदियों के रूप में जो है हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं। यानी पहली तो कौन सी हैं जो कि राज्य की सीमाओं को छूती हैं या फिर पहले कभी छूती थी, और दूसरी कौन सी हैं जो छोटी नदियों के रूप में जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में जो है प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। तो ये दी गई है हरियाणा की मुख्य नदियाँ और सहायक नदियाँ, बांध। आगे चलिए विस्तार से पढ़ लेते हैं इनको एक एक करके। पहली है यमुना। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक है ये? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह सदा प्रवाहित होने वाली नदियों में शामिल है। सदा नीरा बोला जाता है इसको, सदा प्रवाहित होने वाली। यह राज्य की पूर्वी सीमा पर लगते अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत व फरीदाबाद जिलों के साथ लगकर बहती है। किस किस के साथ लगकर? अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत है, फरीदाबाद है। इन सब जिलों से जो है ये बहती है। इसके अतिरिक्त यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा विभाजन का जो है काम करती है, यानी कि इनके बंटवारे का काम करती है। कौन? यमुना नदी। किस किस के बीच? यूपी और हरियाणा के बीच। इसका निकास उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 63-30 मीटर की ऊंचाई से होता है। क्या है इसका जो है निकास? कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड राज्य में एक गढ़वाल हिमालय है। गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड राज्य में, बंदरपुच के पश्चिमी ढाल से। वहाँ पे स्थित है बंदरपुच। उसका जो पश्चिमी ढाल है उस पर से यमुनोत्री हिमनद है। कितना ऊंचाई है? 63-30 मीटर की जो ऊंचाई है इसकी, वहाँ से जो है इसका निकास होता है। यह ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के नज़दीक हरियाणा के यमुनानगर जिले से होती हुई हरियाणा में जो है प्रवेश करती है। यानी कि कहाँ से होती हुई? कलेसर से, जो राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर से होती हुई यमुनानगर जिले में जो है ये प्रवेश करती है। और फिर यमुनानगर भी कहाँ पे है? हरियाणा में ही है, हरियाणा में प्रवेश करती है। यह 320 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने के बाद फरीदाबाद के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक है? 320 किलोमीटर की जो है दूरी तय करने पर क्या करती है? फरीदाबाद के हसनपुर नामक स्थान से, हसनपुर स्थान है कहाँ पे? फरीदाबाद में। तो वहाँ से क्या करती है ये? अपना स्थान जो चेंज कर लेती है, अपना रास्ता जो है ये चेंज कर लेती है। कहाँ जाती है अब ये? यूपी में जो है अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अलीगढ़ यूपी का शहर है, वहाँ पे जो है ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हमारी सरस्वती नदी। यह नदी ऋग्वेद कालीन है। यानी कि किस काल की माना जाता है इसको? ऋग्वेद काल की माना जाता है। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। और सदा नीरा नदी अब बरसाती बनकर रह गई है। यानी कि सदा नीरा होती थी लेकिन अब बरसाती बनकर रह गई है। वर्षा के मौसम में यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है, बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश का जिला है सिरमौर, वहाँ से बर्फीली पहाड़ियों से जो ये निकलती है सरस्वती नदी, तथा लोर, भवानीपुर, बाल बछप्पर, खेड़ा, पेहुआ, सिरसा आदि क्षेत्रों से होती हुई अंत में गग्गर व मारकंडा नदियों के सहयोग से जो है किस किस में? भवानीपुर, बाल बछप्पर, जो खेड़ा, पेहुआ और सिरसा में जो है इनसे होती हुई अंत में क्या करती है? गग्गर और मारकंडा नदियों के जो सहयोग से बटनेर राजस्थान में जो है प्रवेश करती है। बटनेर कहाँ का जिला है? राजस्थान का शहर है ये। तो इसमें जो है प्रवेश कर जाती है। किस किस के सहयोग से? गग्गर और मारकंडा के सहयोग से। इस स्थान के बाद प्राय यह लुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है वहाँ पर। इसका ऋग्वेद कालीन स्वरूप जो है काफ़ी विशाल था तथा उस समय यह अरब सागर में जाकर मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी? अरब सागर में मिलती थी। कब? ऋग्वेद काल में। नेक्स्ट है हमारी गग्गर नदी। यह 1927 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में
डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी से जो है निकलती है। कहाँ से? कितनी ऊंचाई? 1927 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय प्रदेश के सोलन जिले से, सोलन जिला है हिमालय का जो है, सोलन जिला है हिमाचल प्रदेश का, और ये डागसाई जो है नामक स्थान है वहाँ पे शिवालिक श्रेणी में है ये, वहाँ से जो ये निकलती है। कौन सी? घग्गर नदी। यह पंचकुला में पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला में पिंजौर के पास से जो है हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और यहाँ जहाँ की यह है 292 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती है। कितनी? 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर जो है दक्षिण पश्चिम में ये बहती है। अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से गुजरने के बाद, किस से? अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से गुजरने के बाद यह राजस्थान के बीकानेर तक पहुंच जाती है। कहाँ तक? राजस्थान के बीकानेर तक जो ये पहुंच जाती है, और अंत में राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है ये बिखर जाती है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। यह एक गैर बारहमासी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। गैर बारहमासी नदी कौन सी है? घग्गर नदी, गैर बारहमासी घग्गर नदी। मारकंडा, टांगरी, चोटांग और कौशल्या बांध, कौशल्या की जो है ये क्या है? ये सहायक नदियां हैं, इसी की सहायक नदियां हैं घग्गर की। ये हकरा है तो इसी की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? हकरा, मारकंडा, टांगरी, चोटांग और कौशल्या, इसी की जो है क्या है? ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। क्या था? इसका प्राचीन नाम अरुणा था। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था। यह पांवटा घाटी से में जो निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, पांवटा घाटी है कोई, वहाँ से जो है निचली शिवालिक पहाड़ियों से जो ये निकलती है, और यह अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? अम्बाला के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। मानसून के दौरान इस धारा में व्यापक बाढ़ और भारी जमा हो जाती है। बाढ़ जो इसी से आती है। अधिशेष जल को सनीसा झील तक ले जाती है। सनीसा झील है एक, सनीसर झील भी बोला जाए इसको, तो इस तक जो है ये जल को ले जाती है। और जहाँ मारकंडा सरस्वती से जुड़ती है, मारकंडा किससे जुड़ जाती है? सरस्वती से। इसकी कुल लंबाई जो है 90 किलोमीटर है। कितनी है? 90 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह एक 12मासी नदी है। क्या है ये? 12मासी नदी है। घग्गर क्या थी? गैर बारहमासी। ये क्या है? 12मासी नदी। यह अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र जिलों में बहती है। इसकी मुख्य सहायक टांगरी, रैन और बेगना है। ये जो क्या है? इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है टांगरी नदी। यह शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से जो है निकलती है। कहाँ से? शिवालिक में जो मोरनी हिल्स हैं वहाँ से ये निकलती है टांगरी नदी। और दक्षिण में माजरा गांव है एक, वहाँ तक जो ये बहती है। कहाँ तक? माजरा गांव है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। इसके अलावा यह एक दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करती है और अम्बाला कैंट के पूर्व की ओर बहती है। अम्बाला कैंट के जो पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? टांगरी नदी। और कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी के साथ जो है मिल जाती है। कुरुक्षेत्र में मिलती है मारकंडा के साथ टांगरी नदी। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी के साथ मिल जाती है कौन सी नदी? टांगरी नदी। इसकी कुल लंबाई है 70 किलोमीटर। कितनी है? 70 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। यह भी क्या है? गैर बारहमासी जो है नदी है। बलियाली और आमरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बलियाली और आमरी। बलियाली और आमरी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? टांगरी की। आगे है चोटांग नदी, चेतांग नदी बोल जाओ इसको। यह शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, और सरस्वती नदी के समांतर बहती है। किसके समांतर बहती है ये? सरस्वती नदी के समानांतर बहती है और शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी को दर्शदवती नदी के नाम से जाना जाता है। किससे? दर्शदवती। इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। सीसवाड़ गांव इस नदी के किनारे स्थित है। सीसवाड़ गांव किस नदी के किनारे स्थित है? चोटांग नदी के किनारे स्थित है। यह एक मौसमी नदी है। क्या है? यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी है, इंपॉर्टेंट है ये। मौसमी नदी है। कौन सी? चोटांग नदी। आगे है राका नदी।
यह यमुनानगर के शाहपुर गांव से निकलती है। राका, राका कहाँ से निकलती है? यमुनानगर का शाहपुर गांव है तो उससे जो है ये निकलती है। और लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से जो है मिलती है। लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में जो है ये मिल जाती है। कौन सी? राका नदी। इसे रक्षा नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। रक्षा नदी के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्या है? एक बारहमासी नदी है। गैर बारहमासी जो है नदी है। कौन सी? राका नदी। नेक्स्ट है साहिबी। तो साहिबी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियाँ हैं, उनसे यह निकलती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी। यह रेवाड़ी में हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? रेवाड़ी से जो है हरियाणा में यह प्रवेश करती है। और रोहतक पहुँचने के बाद यह दो छोटी धाराओं में बट जाती है। रोहतक पहुँचने के बाद कितनी धाराओं में? दो छोटी धाराओं में बट जाती है। और अंत में दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंच जाती है। फिर यह यमुना में बह जाती है। इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 300 किलोमीटर है। कितनी? 300 किलोमीटर है। यह नदी रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिलों से होकर जो है बहती है। कहाँ कहाँ से? रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिलों से होकर जो ये बहती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। यह भी गैर बारहमासी नदी है। इंदौरी, सोता, कोट कासिम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? इंदौरी, सोता और कोट कासिम जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आएगा इंदौरी, इंदौरी नदी। कौन सी नदी है ये? इंदौरी नदी है। यहाँ पे इंदौरी। यह नूह जिले में इंदौर के पुराने किले के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? नूह जिले में इंदौर के पुराने किले के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, यानी दो भागों में इसको भी बांटा गया है। मुख्य शाखा रेवाड़ी तहसील की दक्षिणी सीमा पर साहिबी नदी से जो है मिलती है। रेवाड़ी में मिलती है, दक्षिणी सीमा पर जो साहिबी नदी है उसमें। जबकि भोरा के आसपास की दूसरी शाखा गुरुग्राम जिले में पटौदी के पास साहिबी नदी में मिलती है। पटौदी के पास साहिबी नदी मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 198 किलोमीटर है। कितनी है? 198 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। यह भी गैर बारहमासी नदी है। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी। यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली, अरावली की पहाड़ियों से जो ये निकलती है। यह हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में साहिबी में शामिल होने के लिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में साहिबी में शामिल होने के लिए दक्षिण दिशा में बहती है। किस में बहती है ये? दक्षिण दिशा में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 77 किलोमीटर। कितनी है? 77 किलोमीटर। यह रेवाड़ी, कोसली, झज्जर शहरों में जो होकर गुजरती है। किसमें? रेवाड़ी, कोसली और झज्जर से होकर गुजरती है। और अंत में यह बहरोड, बहरोड एक नाला है उसमें जो है जुड़ जाती है। इसे कसौटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसौटी भी कहा जाता है। यह भी एक क्या है? गैर बारहमासी नदी है। नेक्स्ट है दोहन नदी। राजस्थान के सीकर जिले में नीम थाना से जो है निकलती है। कहाँ से? राजस्थान के सीकर जिले में है नीम थाना, वहाँ से जो ये निकलती है दोहन नदी। यह महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है। महेंद्रगढ़ जिले से जो है प्रवेश करती है दोहन नदी। यह हरियाणा में 50 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। 50 किलोमीटर की जो है क्या है ये बहती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। यह भी गैर बारहमासी नदी है। आगे कर लेते हैं हरियाणा की झीलें। पहली है बड़खल झील। यह झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। फरीदाबाद में है ये। 206 एकड़ में फैली हुई है। कितने में? 206 एकड़ में यह फैली हुई है, जो हरियाणा में अरावली रेंज में पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई है। अरावली रेंज में है ये, लेकिन इसके तटबंध मानव निर्मित है। यानी कि इसके तट कैसे बनाए गए हैं? मानव ने बनाए हैं इसके तट, प्राकृतिक नहीं है। इसका नाम उन प्रवासी पक्षियों के लिए जो है
मिला है जो झील का दौरा करते थे, यानी कि जो झील का दौरा करते थे प्रवासी पक्षी, उनसे ये नाम मिला है। 1947 में इस झील का निर्माण जो है सिंचाई परियोजना के लिए किया गया। 1947 में झील का निर्माण किसके लिए किया गया था? सिंचाई परियोजना के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना के लिए किया गया बड़खल झील का निर्माण। झील के आसपास लगातार खनन गतिविधियों और कम बारिश ने झील को जो है सुखा दिया है। कम बारिश और आसपास जो है खनन चलता रहता है, इस कारण से झील क्या है, सूख गई है। नेक्स्ट है हमारी भिंडावास झील। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी है। यह झील हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झज्जर में। यह झील हजारों पक्षियों का जो है घर है, हजारों पक्षी इसमें आते हैं। इसे 1985 में आधिकारिक तौर पर जो है एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। कब? 1985 में आधिकारिक तौर पर जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। किसको? भिंडावास झील को। 1000 एकड़ में क्षेत्र में फैली हुई है ये। कितने में? 1000 एकड़ क्षेत्र में। भिंडावास हरियाणा का जो है सबसे बड़ा वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है वो है हरियाणा की सबसे बड़ी। यह झील दुनिया भर से सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी जो है आते हैं। हजारों प्रवासी पक्षियों को जो है आकर्षित करती है अपनी ओर। हजारों प्रवासी पक्षी इसमें आते हैं सर्दियों के टाइम में। नेक्स्ट है हमारी सूरजकुंड झील। यह झील एक प्राचीन जलाशय है। प्राचीन जलाशय है यह एक, जो फरीदाबाद के अनंगपुर बांध के पास स्थित है। किस बांध के पास है ये? अनंगपुर बांध के पास स्थित है ये। यह कृत्रिम झील अरावली की पृष्ठभूमि में मौजूद है। अरावली की पृष्ठभूमि में है, कृत्रिम क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई है। यह 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कब? 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी सूरजकुंड झील। इस जगह पर हर साल कई पर्यटक आते हैं, जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो होता है सांस्कृतिक समारोह में जो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे देशों से जो है प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि इस तालाब या कुंड का निर्माण जो है तोमर शासक सूरजपाल ने करवाया था। किसने? सूरजपाल ने। सूरजकुंड झील का पानी गर्मियों में सूख जाता है, गर्मियों में जो है सूख जाता है और मानसून की वर्षा से भर जाता है, बारिश में फिर से भर जाता है। नेक्स्ट है हमारी भरम सरोवर झील। यह कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में एक पवित्र झील है। पवित्र झील मानी जाती है ब्रह्म सरोवर। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर जो है पृथ्वी की कल्पना की थी। यानी कि क्या कहा था कि यहीं से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये कल्पना जो है भगवान ब्रह्मा ने की थी। सरोवर का उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? किताब उल हिंद के अल बरूनी के संस्मरणों में भी जो है मिलता है। किसके? अल बरूनी के। किताब उल हिंद है उनके जो रचना, उसमें मिलता है। किसका? इसका ब्रह्म सरोवर झील का जो है विवरण मिलता है। पानी के अंदर छिपने के लिए दुर्योधन द्वारा इसके उपयोग का हवाला देते हुए सरोवर का जो है महाभारत में भी उल्लेख किया गया। यानी कि इसके अंदर जो है दुर्योधन छिप गया था, उसके लिए भी जो है इसका निर्माण किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भगवान महादेव का पवित्र आसन है। यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसकी? क्या माना जाता है कि भगवान महादेव का जो पवित्र आसन इसको माना है, जो एक छोटा लेकिन पवित्र मंदिर है जो झील के भीतर खड़ा है। यानी इसके अंदर क्या है? एक भगवान महादेव का मंदिर भी जो इसी के अंदर है, ब्रह्म सरोवर के अंदर। और एक छोटे से पुल से जो है बारी परिधि से जो है जुड़ा हुआ है। एक छोटे से पुल से बारी परिधि से चारों ओर से जो है ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है दमदमा झील। यह झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में अरावली पहाड़ियों के धरातल पर स्थित एक जलाशय है। यानी गुरुग्राम जिले का जो सोहना है उसमें जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है ये स्थित एक जलाशय माना जाता है। यह 3000 एकड़ में 12.14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये इसमें। 3000 एकड़ 12.14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील यदि पूछ ली जाए तो कौन सी है? दमदमा झील। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12.14 वर्ग किलोमीटर, 3000 एकड़। इस झील का निर्माण तब हुआ था जब 1947 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक पत्थर और एक मिट्टी के बांध को जो है वर्षा जल संचयन के लिए
कमीशन किया गया था, यानी कब किया गया था? 1947 में। यह झील मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियों के धरातल पर गिरने वाले मानसून की बारिश से भरती है। यानी कि मुख्य रूप से जब अरावली की पहाड़ियों पर बरसात होती है तो वो उसका पानी जो है गिरने के बाद वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उस कारण से यह भरती है। नेक्स्ट है हमारी कर्ण झील। यह झील करनाल में क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड के पास जो है दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच स्थित है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच स्थित है। कर्ण झील एक सुंदर पर्यटन स्थल है कर्ण झील, जो प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ है। यह 1972 में दलदली उथली भूमि पर निर्मित मानव निर्मित झील है। यानी कि दलदली उथली भूमि थी और उसके ऊपर जो है मानव ने ये बनाई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है 1972 में। यह लगभग 17 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। कितने में? 17 एकड़ में। और एक सर्कल के आकार में बनाई गई है। एक सर्कल के आकार की ये बनाई गई है। किसके आकार की? सर्कल के आकार की। नेक्स्ट है हमारी सन्नीत सरोवर झील। यह झील कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? थानेसर में। यह झील पानी का एक पवित्र जलाशय है। पानी का पवित्र जलाशय माना जाता है इसको। इसके साथ धार्मिक महत्व का टैग लगाता है। यानी कि धार्मिक महत्व जो है इसका माना जाता है, धार्मिक महत्व का इसके साथ टैग लगा हुआ होता है। इस झील को हिंदू भगवान विष्णु का जो है निवास स्थान जो है माना जाता है। किसका? भगवान विष्णु का। इस झील को 7 सरस्वती नदियों का जो है संगम मिलन स्थल माना जाता है। 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल किसको बोला जाता है? सन्निहित सरोवर को। आगे है हमारी सुखना झील। यह झील चंडीगढ़ में शिवालिक तलहटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में ये स्थित है। और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी जो है चंडीगढ़। यह झील एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित है ये, जिसे चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार और पीएल वर्मा के मुख्य वास्तुकार ली कार्बूजियर ने जो है इसके मार्गदर्शन से जो है इसको बनाया गया, जो मुख्य अभियंता थे। किसके द्वारा? पीएल वर्मा और मुख्य वास्तुकार ली कार्बूजियर के मार्गदर्शन से जो है इसको बनाया गया था। यह झील वर्ष 1958 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है ये ईयर। 1958 में जो ये बनाई गई थी सुखना झील। यह 188 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। कितनी? 188 एकड़ में ये फैली हुई है। यह झील अपनी शानदार सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस झील को 1988 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। कब? 1988 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। आगे इनकी लिस्ट दे रखी है। हरियाणा की अन्य प्रमुख झीलें जो कौन सी हैं और जैसे छोटी जो रह गई हैं, ये झील है इस साइड। यहाँ पे जो स्थान दे रखा है कहाँ पे कौन सी स्थित है? पहली है खलीलपुर झील, गुरुग्राम में है। खलीलपुर गुरुग्राम में है। कोटला कहाँ पे है? नूह में। कोटला नूह में। उज्जैना भी कहाँ पे है? नूह में है। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में। सुल्तानपुर भी गुरुग्राम में। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर कुरुक्षेत्र में। तलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। तेलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? हांसी में। कहाँ पे? हांसी में है। हिसार का जो हांसी है उसमें है। आगे है वेटलैंड, आर्द्रभूमि जो है हरियाणा में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बसिया वेटलैंड, बसई भी बोला जाता है इसको। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बसई गांव में जो है स्थित है। यह एक दलदली भूमि है। क्या है ये? एक दलदली भूमि है। 250 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। कितने में? 250 में। इस पर कई पौधे और पक्षी प्रजातियां पनपती हैं। बहुत सारे पक्षी और पौधे मिलते हैं यहाँ पे। आर्द्र भूमि के बाहरी इलाके में कृषि गतिविधियां भी होती हैं। कृषि भी होती है वहाँ पे। वेटलैंड पक्षियों की उच्च विविधता का जो समर्थन करता है, यानी कि बहुत सारे पक्षी मिलते हैं वेटलैंड में, और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जो है मान्यता दी गई है। किसमें? पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जो है मान्यता मिली है। किसको? बसिया वेटलैंड को। आगे है भिंडावास वेटलैंड। यह भी क्या है? एक आर्द्र भूमि घोषित कर दी गई है। यह झज्जर जिले में जो है स्थित है। कौन सी? भिंडावास वेटलैंड जो है झज्जर जिले में स्थित है। 1047 एकड़ में क्षेत्र में जो है फैली हुई है। कहाँ पे? 1047
एकड़ क्षेत्र में, 1047 क्षेत्र में जो है फैली हुई है। इस वेटलैंड में जो क्या है, पौधे और पक्षियों की प्रजातियां जो बहुत सारी पाई जाती हैं। पौधे और पक्षियों की प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। कहाँ पे? भिंडावास वेटलैंड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।